हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज़ फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी केमिस्ट्री। ये वीडियो यूपी टीजीटी कैंडिडेट्स और पीजीटी केमिस्ट्री के कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये है चैप्टर हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फ्रेंड्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स मैंने टीजीटी पेड बैच में शुरू करा दिया है। एक एक टॉपिक को करा के, एक एक केमिकल रिएक्शन को समझा के आपको चैप्टर को कंप्लीट करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये होने वाला है आज पार्ट 2, और पार्ट 2 में मेनली आज हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने छोड़ा था वो हमने छोड़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के साथ, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन वगैरह भी देखने के बाद यहाँ पर छोड़ दिया था। तो आज उसी से आगे स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स को बनाने की जो विधियाँ हैं, मेन जो मेथड हैं जनरली, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जो भी एक्सेप्शनल हैं, जो भी एडवांस केसेस हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला मेथड जो इसमें आता है वो आता है बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो भी हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब बेंजीन, और बेंजीन से मिलने वाले जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब, तो उनकी डायरेक्ट हेलोजनेशन से आप हेलो एरीन्स बना सकते हो। हेलो एरीन्स मतलब वही कि एरीन्स है, एक बेंजीन है, उसके ऊपर कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई हेलोजन लगा है, उसको हम हेलो एरीन्स कहते हैं। तो वही बनाना है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, अगर उसका डायरेक्ट हेलोजनेशन आप करा दें तो उससे आपको क्या मिलेगा? हेलो एरीन्स मिलेगा। तो इसमें आपके लिए मेन बात है, इट इज़ डन इनटू द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर सच एज AlCl3, FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 जो कि हेलोजन कैरियर के रूप में काम करते हैं, उनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3, और अगर आप ब्रोमीन वाले ले रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AlBr3 हो जाएगा और FeBr3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हमें चाहिए। एंड इनटू द अब्सेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, ये सनलाइट की अब्सेंस में है, सनलाइट की यहाँ जरूरत नहीं है। तो जैसे ये रिएक्शन है C6H6 प्लस Cl2, अब ये क्या है? ये हमारा बेंजीन है C6H6, और Cl2 की रिएक्शन कराएंगे डायरेक्ट हेलोजनेशन में, तो हमें क्या मिलेगा इसमें? तो इसमें क्या मिलेगा? C6H5Cl, यानी कि एक हाइड्रोजन हट के एक Cl लग जाएगा और एक HCl अलग निकल जाएगा। बस इतनी सी रिएक्शन है। अब मान लो बेंजीन रिंग बना के रखा है, लेकिन अब क्या ब्रोमीन जोड़ना है, तो क्या होगा? बेंजीन पर किसी भी एक पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा और क्या निकल जाएगा? HBr निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो AlBr3 होते हैं या FeBr3 होते हैं, ये जो हम यूज़ करते हैं, इन्हें हम लुईस एसिड भी कहते हैं, और साथ में ये हेलोजन कैरियर का काम करते हैं। यानी कि एक Br2 है ना, तो उनमें से एक हेलोजन इनके साथ जुड़ जाता है, ठीक है, बाय शेयरिंग अ लोन पेयर, क्योंकि ये लुईस एसिड होते हैं तो उनके साथ जुड़ जाता है, जिसके कारण दूसरा जो Br एटम है या हेलोजन है वो इजीली बेंजीन रिंग पर इंट्रोड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देता है। तो ये रिएक्शन से सिंपल सी। अब बात करते हैं कि क्या सर ये रिएक्शन एक ही जगह रुक जाती है, जैसे हमने मेथेन वाले में देखा था कि जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सब हट सकते हैं। तो सेम फ्रेंड्स, ये जो है आगे हेलोजनेशन हो सकता है अगर आपके पास Cl2 एक्सेस में है, Cl2 बहुत ज़्यादा अधिकता में है, ठीक है, अधिक मात्रा में आपके पास गैस है, जो भी आप करा रहे हो हेलोजनेशन, क्लोरीनेशन करा रहे हो क्लोरीन है, ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो ब्रोमीन है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में है तो क्या होगा? ये सब पे जुड़ती चली जाएगी, ये सब पे जुड़ती चली जाएगी। तो अब क्या होगा? देखो, इसमें सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट बनता है? इसमें बनता है डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी एक यहाँ पे आएगा तो एक यहाँ पे आएगा, ये बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो देखो ये, अब इसके साथ साथ एक और है, इसमें पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। कौन सा बनता है? पैरा। तो दो तरह के प्रोडक्ट इसमें हमें मिलेंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट और एक पैरा प्रोडक्ट। इनका नाम क्या है? इनका नाम है 1,2, इसका तो 1,2 डाइक्लोरो, ठीक है, और इसका क्या होगा? इसका होगा 1,4 डाइक्लोरो। ठीक है, पैरा प्रोडक्ट लिख दो या फिर 1 और 4 नंबरिंग दे दो उन्हें, 1, 2 और 1, 4, इस तरह से आप दे सकते हो। तो मेनली हमारे पास क्या बने? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट। ये आप ध्यान रखना, इसमें ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव डाइस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि जो Cl है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है, कि ऑर्थो पे क्यों गया, मेटा पे क्यों नहीं गया? बिकॉज देखो, अगर हम इसकी क्लोरोबेंजीन की आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ तो हमें पता है क्लोरीन के ऊपर एक लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में आ जाता है बेंजीन रिंग के साथ, जिसके कारण बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है? कुछ पोजीशन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई, ये ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज हुई, तो उसी पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर लेता है। तो यहाँ से Cl2 जो आता है वो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल आके इस पर अटैक कर लेता है, यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये जो Cl होता है वो क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। यानी हमें ये भी पता होना चाहिए जितने भी हमारे हेलोजन है वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं, पैरा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं। और इसके साथ ही इन्हें एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अगर ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, सो दे आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ओके,
तो ये क्लियर हुआ। तो हमें ये पता लग गया कि बेंजीन के ऊपर हम एक क्लोरीन तो जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसका डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं जो ऑर्थो एंड पैरा में हमें मिलेगा। ठीक है, चलते हैं। देखो आयोडीनेशन, हमें पता है क्लोरीन और ब्रोमीन तो इजीली हो जाता है, लेकिन जो आयोडीनेशन होता है जनरली, जो हमने एल्केन में भी पढ़ा था कि वो सिंपल नहीं होता, तो यहाँ पे सिंपल नहीं होता। आयोडीनेशन जो होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे HNO3 और आयोडिक एसिड HiO3। तो इनकी प्रेजेंस में होता है, किसकी प्रेजेंस में, या तो HNO3 यूज़ कर लो या HiO3 यूज़ कर लो। ठीक है, सो इट इज़ डन इन टू द प्रेजेंस ऑफ आइदर द HNO3 और आयोडिक एसिड HiO3, इनकी प्रेजेंस में होता है। अब इनकी प्रेजेंस क्यों नेसेसरी है, देखो ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर आयोडीन जुड़ेगा, हमें पता है बेंजीन के ऊपर आयोडीन जुड़ेगा, और अगर साथ में क्या बनेगा इसमें, अगर ये HNO3 और HiO3 ना हो तो इसमें साथ में HI बनेगा, और जब तक ये HI है ये इस रिएक्शन को रिवर्स कर देगा, वापस कर देगा। तो मेन केस क्या है कि इस HI को ऑक्सीडाइज करने का। ठीक है, सो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, HNO3 या फिर HiO3 की, जो क्या करते हैं, HI को ऑक्सीडाइज करते हैं, और HI को ऑक्सीडाइज करके किस में बदल देते हैं, आयोडीन गैस में बदल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो दिस रिएक्शन इन डन इनटू द प्रेजेंस ऑफ HNO3 एंड HiO3 व्हिच ऑक्सीडाइजेस HI फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा, जब HI ही ऑक्सीडाइज हो गया, HI हट गया, उड़ गया, ठीक है, ये रिएक्शन ऊपर वाली जो मैंने लिखी है ना, ये इसमें हो जाती है, और HI जो है I2 में बदल जाता है, तो वो तो निकल गया। ठीक है, अब वो निकल गया तो क्या बनेगा, आपके पास आयोडोबेंजीन बच जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आयोडीनेशन के लिए हमें HNO3 और HiO3 की जरूरत जो पड़ती है वो HI को ऑक्सीडाइज करने के लिए होती है। बात करते हैं टोलुइन की रिएक्शन से कि क्या टोलुइन पे भी हेलोजनेशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, देखो हमने अभी टॉपिक पढ़ा था जब ये स्टार्ट किया था, बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो मैं केवल बेंजीन नहीं बता रहा हूँ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, बेंजीन के सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ कौन सा है, टोलुइन। तो टोलुइन पर अगर मैं क्लोरीनेशन कराने लगूँ तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्लोरीनेशन कराने पर टोलुइन के क्या होगा, टोलुइन कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड। तो यहाँ से दो आपके प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला कौन सा बना, ये बना ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और साथ साथ एक और बनेगा जिसमें बेंजीन के साथ जो CH3 लगा हुआ है, इसी के कारण जो Cl है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, पैरा पे, तो इसी हम कहेंगे पैरा क्लोरो टोलुइन। और वैसे आप अगर नाम लिखना चाहो तो इसे 2 क्लोरो टोलुइन बोल दो, इसे 4 क्लोरो टोलुइन बोल दो। ठीक है, द रिएक्शन इज डन इनटू द प्रेजेंस ऑफ एनाइडस FeCl3, ये FeCl3 की प्रेजेंस में ही हुई है, डायरेक्ट हेलोजनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो एग्जामिनर आपको इतनी ईजी चीज़ें देने लगा, तो फिर PGD एग्जाम का क्या सिस्टम है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, खास बात क्या है, खास बात ये है फ्रेंड्स, इस समय CH3 ना दे करके ये CH3 ही दे दे, और वो बोले कि आपको ना जो क्लोरीन है वो बेंजीन पे नहीं लगाना, इस CH3 पे लगाना है, इस CH3 को हटाना है, तो कौन सी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये ध्यान देना, इसे हम कहते हैं साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन। अब मान लो CH3 है, यानी कि टोलुइन है फिर से, और इस पर हम Cl2 की ही रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमें पता है अगर हम एनहाइड्रस AlCl3 यूज़ करते हैं तो बेंजीन पे इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन दे आर सेइंग दैट साइड चेन ऑफ हेलोजनेशन ऑफ टोलुइन्स टेक प्लेस व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू द बॉइलिंग टोलुइन इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड absence ऑफ हेलोजन कैरियर। तो ये कह रहे हैं अगर आप बॉइल टोलुइन लो, उबलती हुई टोलुइन लो, और उस पर हेलोजनेशन करा दो इनटू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, एंड इनटू द absence ऑफ हेलोजन कैरियर की absence में, यानी इसमें हमें जरूरत नहीं है किसकी, एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल सनलाइट की जरूरत है। तब क्या होगा, तब जो ये CH3 है इसी पर जाके क्लोरीन ऐड हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगी और एक क्लोरीन जो है वो इस पर ऐड हो जाएगा। तो अब की बार जो प्रोडक्ट बना वो ये वाला बना। ठीक है, तो इसमें ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड नहीं बना, इसमें डायरेक्ट किस पे आ गया, अब इसमें किस पे आ गया, इसमें आ गया जो हमारा टोलुइन वाला CH3 था उसके ऊपर एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह वो जुड़ गया। तो अब ये है क्या, ये है क्या बताओ, ये है क्लोरो इथेन, क्लोरोमीथेन होगा ये, फिनाइल क्लोरोमीथेन, इसे आप ऐसे भी कह सकते हो फिनाइल क्लोरोमिथेल। अब फिनाइल क्यों लगा फ्रेंड्स, ये मेन चीज़ है, आपको बताता हूँ। जो भाई हमारे पास अगर कोई ग्रुप है, अगर हमारे पास कोई बेंजीन से रिलेटेड एक कार्बन चेन है, और उस कार्बन चेन पर अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें बेंजीन जो होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट आता है, तो फिनाइल क्लोरोमेथाइल ये बन जाता है। या इसे क्लोरोमेथिन फिनाइल भी, क्लोरोमेथिन बेंजीन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन जो होगा फिनाइल क्लोरोमेथाइल, ये इसका नाम, मेथेन इसका नाम आएगा। अब चलते हैं आगे, देखो मैंने बता दिया। अब मान लो साइड चेन अगर बड़ी है इस तरह से, तब Cl कहाँ जाएगा,
सारी कंडीशंस बता रहा हूँ एक एक करके, आपको शायद किसी बुक में मिले ना मिले। अगर इस तरह का आ जाए अब कहाँ जाएगा, तो देखो अगर मैं देखूँ इसमें CH2 CH3 CH3, तो हमें पता है किस पे जाएगा, बीच वाले पर जाएगा। किस पे जाएगा, इस पर CH2 पर जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में और गर्म करने पर ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, वैसे तो गर्म नहीं है तो रिएक्शन ठंडी है, 273 कोई टेम्परेचर नहीं होता। तो इस रिएक्शन में हमारा जो Cl जुड़ेगा वो यहाँ जुड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान देने की है कि केवल बेंजीन पर नहीं, बेंजीन से आगे टोलुइन, टोलुइन के पास साइड चेन, और साइड चेन में भी अगर चेन बड़ी हो जाती है तो कहाँ जुड़ता है, तो कहाँ जुड़ता है, जहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ा है उस वाले कार्बन से। और इस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक कार्बन। तो कहाँ पर जुड़ेगा जाके, बेंजाइलिक कार्बन पे। ठीक है, ये कहाँ जुड़ा जाके, बेंजाइलिक कार्बन पे जुड़ता है, बेंजाइलिक कार्बन पे जाके जुड़ता है। ठीक है, तो अब चाहे चैन ये कितनी बड़ी हो जाए, जो क्लोरीन आइटम जुड़ेगा वो जाके कहाँ जुड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे। चलिए, एक हो गया हमारा। सेकंड आता है फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब हम पढ़ते हैं कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। इससे दो नेम रिएक्शन आती है, एक सैंडमायर और एक गाटरमैन। दोनों बताऊंगा, लेकिन पहले तैयार करते हैं बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट by treating the aniline dissolved in dilute HCl and aqueous solution of sodium nitrate at low temperature। ये कह रहे हैं सोडियम नाइट्रेट और HCl के सॉल्यूशन में जब आप एनिलीन के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो क्या बनता है, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। अब देखो यहाँ से हो क्या रहा है, यहाँ से एक सॉल्ट बनता है कि जो बेंजीन रिंग है उसके ऊपर N2Cl जुड़ता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन जो है आपस में बॉन्डिंग में है और बाकी इसके साथ Cl जुड़ गया है, तो ये बनता है। अब इस रिएक्शन में खास बात यह है कि ये जो हमारा बना, अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, अभी हमारा प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि ये हेलोएरिन नहीं है, ये जो हमें चाहिए हेलोएरिन्स वो नहीं है, इसमें तो N2 के साथ जुड़ा हुआ है, हमें बनाना है अभी। तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तैयार हो गया एक तरह से, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। अब सॉल्ट की जगह क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है तो आप इसे क्लोराइड लिख सकते हो। ठीक है, तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हमारा बन गया। अब इस रिएक्शन में मेन चीज़ क्या है कि दो रिएक्शन आती है, एक सैंडमायर रिएक्शन और एक गाटरमैन। तो सैंडमायर रिएक्शन का यूज़ करके हम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉपर हैलाइड जिसे हैलोजन एसिड में घोला गया है की उपस्थिति में बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड का अपघटन होता है। तो यहाँ क्या होगा, देखो अब बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट है, सॉल्ट कौन सा है, क्लोराइड वाला। तो अगर इस पर आप CuCl और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, यहाँ से सब हट जाएगा, N2 वगैरह, सिर्फ Cl रह जाएगा, N2 अलग निकल जाएगा। ठीक है, अगर आप CuBr या HBr की प्रेजेंस में इसे रिएक्ट कराओ तो अब की बार क्या जुड़ेगा, यहाँ पर Br जुड़ेगा और N2 अलग निकल जाएगा, और जो भी हमारा HCl वगैरह वो अलग निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई, लेकिन क्या हम आयोडीन को भी इसके साथ कर सकते हैं, CuI नहीं, उसके लिए आपको चाहिए पोटेशियम आयोडाइड और उसे गर्म करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये है पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराने पर क्या होगा, यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा, और आयोडीन जुड़ने के साथ साथ और क्या बनेगा इसमें, एक बनेगा KCl और एक बनेगा N2। तो ये चीज़ें इसमें प्रिपेयर होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हुआ। तो हमें पता लग गया बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आती है तो हम इजीली कर सकते हैं। और सैंडमायर रिएक्शन कब है, जब CuCl एंड HCl अगर लिखा हुआ है बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ तो उसे हम सैंडमायर रिएक्शन कहते हैं। ओके, तो अब फ्रेंड्स आती है गाटरमैन रिएक्शन। तो गाटरमैन रिएक्शन में क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड इनटू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर इन द क्रॉसबॉन्डिंग हैलोजन एसिड। अब की बार गाटरमैन रिएक्शन में क्या करा, सेम चीज़ यूज़ हो रही है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड यूज़ हो रहा है, बस डायरेक्ट कॉपर पाउडर और हैलोजन एसिड है। इस बार CuCl नहीं है, सिर्फ Cu और HCl है। तो इतना सा अंतर है सैंडमायर और गाटरमैन रिएक्शन में। होगा क्या, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा, बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा, अगर हम Cu और HCl यूज़ कर रहे हैं नाइट्रोजन अलग निकल जाएगी, और अगर HBr यूज़ करोगे तो इसके पास ब्रोमीन आ जाएगा और N2 अलग निकल जाएगी, और भाई HCl जो है वो अलग निकल जाएगा क्योंकि Cl की जगह Br आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिएक्शन है, तो इसे हम गाटरमैन रिएक्शन कहते हैं। तो दोनों की दोनों रिएक्शन हमने किससे प्रिपेयर करी, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से। ओके, क्लियर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या हुआ, एनिलीन से HNO2 और HCl की प्रेजेंस में पहले बना बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जिस पर दो नेम रिएक्शन के थ्रू, एक सैंडमायर रिएक्शन और एक गाटरमैन रिएक्शन के थ्रू हमने हेलोएरिन्स बनाए। ठीक है, लाइक ये वाला ऊपर वाला क्लोरोबेंजीन है, नीचे वाला ब्रोमोबेंजीन है, इस तरह के प्रोडक्ट हमने बनाए, हेलोएरिन्स बनाए। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एग्जाम में आती है, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज फ्रॉम द सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट का क्या मतलब है कि हमारे जो भी बड़े कंपाउंड है फैटी एसिड्स के, उनके सिल्वर सॉल्ट से। सिल्वर सॉल्ट क्या होता है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, वो समझाता हूँ एक बार, सुनिएगा ध्यान से। देखो मान लो ये बेंजीन है,
और बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ है COH, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, ठीक है, और इसे हम फैटी एसिड भी कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम फैटी एसिड भी कह सकते हैं। तो जब बेंजोइक एसिड या फैटी एसिड्स पर हाइड्रोजन हटाने के बाद कोई और मेटल हम उससे जोड़ते हैं, कोई भी मेटल, लाइक अगर मैं यहाँ से हटा के Ag जोड़ रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे सोडियम जोड़ रहा हूँ, तो ये उसी का सॉल्ट बोलता है। लाइक अगर सिल्वर जोड़ा तो इट विल बी कॉल्ड सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और अगर सोडियम जोड़ा तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इस तरह की चीज़ें बनती हैं। ये मैंने आपको सिंपली बेंजीन के बिना भी अगर C3 वगैरह है तो उसमें भी बताया था। तो बात एक ही है, अगर हम हाइड्रोजन हटा के फैटी एसिड्स में से कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप से हाइड्रोजन हटा के कोई मेटल जोड़ते हैं तो उसी मेटल का सॉल्ट बोलता है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। तो एरिल ब्रोमाइड आर ऑब्टेन बाय हीटिंग द सिल्वर सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक एसिड विद ब्रोमीन इन CCl4 और xylene सॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं CCl4 और xylene सॉल्यूशन की प्रेजेंस में जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं किसको, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड को, तो हमें क्या मिलता है, एरिल ब्रोमाइड बनता है, यानी बेंजीन वाला ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन मिलता है। तो अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर एक ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है, इसमें साथ में और क्या निकलेगी, CO2 गैस, और निकलेगी AgBr। तो ये हमारा मेन है ब्रोमोबेंजीन। तो फ्रेंड अगर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आ जाए, या फिर इस बेंजीन को इन्होंने ऐसे लिख देना C6H5COAg, तब भी बात एक ही है। और इस रिएक्शन में हम ब्रोमीन को यूज़ करते हैं किसकी प्रेजेंस में, CCl4 और xylene की प्रेजेंस में। गर्म करने पर क्या मिलेगा बताओ, C6H5Br रह जाएगा सिर्फ, और एक Br तो जुड़ गया C6H5 से, CO2 अलग निकल गया और AgBr अलग निकल गया। तो ऊपर वाली रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये मैंने आपको वर्ड में लिख के दिखा दिया अगर लिखी हुआ जाए तो, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड रिएक्ट विद ब्रोमीन इनटू द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड xylene टू फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, सिंपल। तो इजी सी रिएक्शन है, हो गई क्लियर, ठीक है। अब फ्रेंड्स सबसे अच्छे टॉपिक्स आते हैं, दैट द प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स फ्रॉम द फिनॉल। फिनॉल से हेलोएरिन्स की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है। नंबर 1 इज यूजिंग PCl5 और PBr5, PCl5 और PBr5 का यूज़ करके। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को PCl5 और PBr5 के साथ अभिक्रिया अल्कोहल द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये कहना है क्लोरोबेंजीन बनाना हो और ब्रोमोबेंजीन बनाना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल पर PCl5 की रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो जब ये रिएक्शन होती है फ्रेंड्स, ठीक है, हमने ये रिएक्शन सिंपल वाले अल्कोहल में भी देखी थी, तो क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ जाएगा, एक इसमें बनता है PuCl3 और एक बनता है HCl, ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास PBr5 है तो क्या होगा, अल्कोहल के साथ में इस बार PBr5 लिया है, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, ठीक है, तो क्या होगा, इस बार Br जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन इज सो सिंपल। और आप देखोगे कि अगर हम Br यहाँ ब्रोमीन की जगह, मतलब अगर हम ब्रोमीन की जगह क्या रख लें, C6H5 या कुछ और, मतलब C6H5 तो नहीं, CH3 CH4 कुछ भी रख लें, एल्केन रख लें, तो भी रिएक्शन सेम ही थी, बस उसी पर हमारा क्या जुड़ गया था, OH हटा के Cl जुड़ गया था। सेम चीज़ यहाँ हुई है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही रिएक्शन हमने सिंपल एल्केन में भी देखी थी और यहाँ पर भी देख ली। अब अगली रिएक्शन क्या आती है, अगली रिएक्शन आती है यूजिंग SOCl2। SOCl2 दैट इज थायनिल क्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं, थायनिल क्लोराइड। तो फिनॉल की थायनिल क्लोराइड के साथ क्या मिलता है हमें, क्लोरोबेंजीन मिलता है, SO2 मिलती है और HCl मिलता है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो मेथड थे, ये थे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स की रिएक्शन, ठीक है, सारी की सारी जितनी भी थी मैंने बता दी। तो आप इनको लिख करके अपने पास जरूर तैयार करें, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब फ्रेंड चलते हैं आगे, थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी और देख लेते हैं आज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरिन्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इनसे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की फिजिकल स्टेट एंड स्मेल, क्या इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, स्मेल क्या होती है, सब ठीक है ना। लोअर मेंबर लाइक CH3Cl, CH3Br, CH3F, यानी जो छोटे मेंबर्स हैं, एंड इथाइल क्लोराइड C2H5Cl आर कलरलेस गैस, ये सारी की सारी कैसी हैं, कलरलेस गैसेज हैं। हेलो एल्केन्स अप टू C18 आर कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, और 18 तक, कार्बन 18 तक सारे के सारे कैसे हैं, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। वाइल हायर मेंबर आर कलरलेस सॉलिड, जबकि इससे ऊपर होते ही सारे के सारे कलरलेस सॉलिड हो जाते हैं। तो हमें ये पता लग गया वैसे तो कलरलेस हैं, एक चीज़ कलरलेस है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स हैं कार्बन 18 तक, और बहुत छोटे मेंबर लाइक CH3Cl, CH3Br, CH3F और C2H5Cl, ये सारे के सारे गैसेज हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो कुल मिला के अगर सब्सटेंस बहुत हल्का है तो गैस होता है, भारी हो गया लिक्विड, और ज़्यादा भारी हो गया तो सॉलिड, ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब बात करते हैं हेलोएरिन्स क्या होते हैं। दे आर द कलरलेस लिक्विड और कलरलेस सॉलिड हैविंग स्वीट स्मेल। अब ये कहना है या तो ये लिक्विड्स होते हैं या कलरलेस सॉलिड होते हैं हैविंग स्वीट स्मेल, और इनकी मीठी गंध होती है, मतलब कि स्मेल इनकी अच्छी होती है, बुरी नहीं होती।
बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। हेलो एल्केन्स के केस में हम कह रहे हैं फॉर द सेम एल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ halogen atom. Okay, due to increase in size and the mass of the halogen atom, the boiling point increase. अब ये क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं अगर आपके पास R सेम है तो RF सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, RF का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर RCl का होगा, फिर RBr का होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि F जो है वो सबसे बड़ा है। तो अगर हम देखें CH3I, सॉरी I जो है वो सबसे बड़ा है आयोडीन, तो अगर हम देखें CH3I इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है और CH3F सबसे कम है। तो छोटा है बॉइलिंग पॉइंट कम है, ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट बड़ा ज़्यादा है। अब ये कह रहे हैं फॉर द सेम हेलोजन, अगर आपके पास एल्किल ग्रुप चेंज हो जाए लेकिन हेलोजन सेम रहे तब, तो डिपेंड वही करेगा, जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप, जितनी ज़्यादा मास उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, सिंपल। ठीक है, सो इट इंक्रीज विद द मास। ठीक है, मास बढ़ने के साथ बढ़ता है। जैसे CH3Cl सबसे कम है, लेकिन अगर CH3Cl को ही साथ में कोई बड़ा ग्रुप लगा दें लाइक C4H9Cl तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ये देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मास घटेगा बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, सिंपल, ये आपको याद रखना है। अब देखो फॉर द आइसोमेरिक हेल्केन, अगर आइसोमेरिक हेलो एल्केन आ जाए, मतलब कि जिसमें ब्रांच हो, स्ट्रेट हो, इस तरह के स्ट्रक्चर हो, उनमें सबसे ज़्यादा किसका होगा? सो दे आर सेइंग दैट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, ब्रांचिंग के साथ बॉइलिंग पॉइंट घटता है। ब्रांचिंग का मतलब क्या है? मान लो हमारे पास एक ये है 5 वाला, ठीक है 5 वाला है। अब इसी में मैंने क्या करा, एक सीरीज लगा दी, फिर मैंने क्या करा, एक और बना दिया इस तरह से, डबल सीरीज लगा दी। तो इसके जो कि हमारा हेलोजन यहाँ पे लगा लो सब पे, ठीक है कहीं भी लगा लो, मतलब एक जगह ये, तो ये 1 डिग्री हुआ, ये 2 डिग्री हुआ और ये 3 डिग्री हुआ। वैसे इसमें हम क्या करने वाले हैं, Cl को, ओके ये 2 डिग्री हुआ, ये 3 डिग्री हुआ। तो अगर हमें देखो 1 डिग्री की शेप कैसी है, लॉन्ग शेप है, इसकी थोड़ी सी गोलाकार है और इसकी बिल्कुल गोलाकार है। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे श्रृंखलाएं बढ़ी, जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ी तो साइज छोटा हो गया। साइज छोटा होने के कारण वन डेर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो जाता है, यानी मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने वाला फोर्स डिक्रीज हो जाता है और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जिसकी ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? टर्शियरी वाला होगा। सो इट विल बी डिक्रीज लाइक दिस। तो 1 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम। ओके क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम देख सकते हैं एन ब्यूटिल ब्रोमाइड, अगर हम ब्रोमाइड के केस में ले, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड सबसे ज़्यादा है 374 केल्विन है, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड 364 है, और अगर हम टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड की बात करें 346 है। इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, ये, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का मतलब क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। और टर्शियरी में क्या है, देखो प्राइमरी तो ये है, सेकेंडरी में क्या है, ये, और टर्शियरी में ये वाला, ठीक है। तो ये एन है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। तो तीनों में मैंने बता दिया सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रेट वाले का, एन वाले का, और सबसे कम होगा इसका, इट हैज़ द लोवेस्ट। तो आपसे ये चीज़ें पूछी जा नहीं सकती हैं, नाम देने के बाद साथ भी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर के साथ भी पूछ सकते हैं। तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के अब तक हमने बॉइलिंग पॉइंट में हमने क्या निकाला, बॉइलिंग पॉइंट में हमने निकाला कि अगर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है। मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, चाहे हेलोजन एटम के बारे में हो चाहे कार्बन सीरीज के बारे में हो, मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या निकाली, अगर सब कुछ सेम है, मास सेम है सब में, तो जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, जितना स्ट्रेट स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, बस ये हमने निकाला। अब बात करते हैं हेलोरेंस के केस में क्या होगा। तो हेलोरेंस के केस में भी सेम होगा कि हेलोजन के हिसाब से ही फॉलो होगा, ठीक है। जैसा पिछला हुआ ऐसे इनमें होगा, जितना बड़ा हेलोजन उतना ज़्यादा। तो आयोडीन वाले के लिए सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन वाले के लिए उससे कम, Cl वाले के लिए उससे कम और F के लिए सबसे कम, ठीक है। तो आयोडीन जितना बड़ा है उसी कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं एरियल साइज अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, एक एरियल ग्रुप है, 2 एक साथ जुड़ जाए, 3 जुड़ जाए, तो जितने ज़्यादा एरियल ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ऑब्वियसली मास बढ़ा तो बढ़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा कंपाउंड इज हायर देन द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स ड्यू टू मोर सिमेट्री एंड मॉलिक्यूल क्लोज्ड इन क्रिस्टल लैटिस। अब ये क्वेश्चन सबसे जरूरी आता है, ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है कि ऑर्थो एंड मेटा से पैरा वालों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा क्यों होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ऑर्थो वालों से ज़्यादा मेटा का है और मेटा से ज़्यादा पैरा का है। तो ऑर्थो से ज़्यादा मेटा और मेटा से ज़्यादा पैरा। पैरा वालों का क्यों है, क्योंकि पैरा वाला में 1 और 4th पोजीशन पे होते हैं, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल क्रिस्टल में इजीली पैक हो सकता है, ठीक है। समझ लो सिमेट्रिक एक शेप है, एक तरह से बिल्कुल सिमेट्रिक शेप है। तो सिमेट्रिक शेप के कारण क्या हुआ, ये क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से पैक हो सकता है एंड दैट्स व्हाई इट हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट रेदर देन ऑल दिस 3। तो इसमें अगर हम देखें ऑर्थो वालों में सबसे कम है, फिर मेटा में उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा किसमें, पैरा में। मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा चेंज है,
बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, मेल्टिंग पॉइंट में देखो ऑर्थो में सबसे ज़्यादा है, मेल्टिंग में मेटा में उससे कम और पैरा में सबसे ज़्यादा होने की है। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हेलोजेंस के केस मैंने क्लियर कर दिया। पहली बात तो आयोडीन के साथ, दूसरी बात अगर एरिल ग्रुप ज़्यादा जुड़ जाए या एरिल ग्रुप बड़ा हो जाए तो उसके साथ। लाइक अगर हम बात करें बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है, एक तो ये है, और एक ये है कि CH3 लगा हुआ है और उसके ऊपर क्लोरीन है, तो किसका ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली इस वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बताओ, क्योंकि उसके ऊपर CH2 भी लगा हुआ है, उसका भी तो मास होगा, मास ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं सोल्युबिलिटी। हेलो एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इनएबिलिटी टू फॉर्म H बॉन्ड। अभी कह रहे हैं जो हेलो एल्केन्स है वो पानी में नहीं घुलते हैं क्योंकि H बॉन्ड नहीं बनाते। अब जनरली ये चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड, जो पानी में घुलती है वो जनरली पानी के साथ H बॉन्ड बनाती है, इसलिए पानी में घुल जाती है, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं पानी में नहीं घुलते बिकॉज H बॉन्ड नहीं बना सकते, बट दे आर सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड CCl4। ये इन सब में घुल जाते हैं, लाइक बेंजीन में घुल जाते हैं, अल्कोहल में घुल जाते हैं, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड CCl4 बिकॉज दे आर नॉन पोलर। तो भाई वाटर में नहीं घुलते क्योंकि वाटर पोलर है और ये नॉन पोलर है, ठीक है। लेकिन नॉन पोलर जो होते हैं लाइक बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म, CCl4 इनमें घुल जाते हैं। बात करते हैं हेलोजेंस की। तो हेलोजेंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट रीडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये कहना है कि भाई पानी में तो नहीं घुलता लेकिन ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट है उनमें घुल जाते हैं आसानी से, ओके। अब बात आती है डेंसिटी की। तो फ्रेंड डेंसिटी का फॉर्मूला अगर हम पढ़ें तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं यहाँ से सिंपली कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा डेंसिटी, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं हेलो एल्केन्स डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजेंस। तो ये कह रहे हैं अगर जो Cl है यानी कि हेलोजन जो हैं अगर उनके नंबर्स बढ़ जाएं या कुल मिला के उनका मास बढ़ जाए तो हमारी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़नी है। भाई साइज तो सेम रहेगा। अगर मैं बात करूँ CH2Cl2 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि 2 हाइड्रोजन है 2 Cl है, लगभग सेम है। अब मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन हटाया 3 क्लोरीन लगा दिया। अब मैंने क्या करा, चारों ही क्लोरीन लगा दिए। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, वॉल्यूम की बात करूँ, ऑलमोस्ट सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है। तो लेकिन अगर मैं बात करूँ मास की तो सबसे ज़्यादा किसमें मास? इसमें, क्योंकि 4 क्लोरीन एटम है और इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो उससे तो ज़्यादा होने वाला है। 71 के करीब बढ़ गया इसमें 35.5 बढ़ा, इसमें 71 बढ़ गया, टोटल में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो जब मास बढ़ गया 71 यूनिट, ठीक है, 71 ग्राम मास बढ़ गया तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी है, ठीक है। सो ये हमें पता लग गया कि जो डेंसिटी मास के साथ बढ़ती है तो CH2Cl2 की सबसे कम है और CCl4 की सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं अगर Br आयोडीन हो तो ऑब्वियसली Cl छोटा है, आयोडीन बड़ा है, मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के हमें पता लग गया कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी का कंसेप्ट सीधे सीधे मास से रिलेटेड है, ठीक है। मास ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ओके। और आइसोमेरिक के लिए केस अलग है, आइसोमेरिक में स्ट्रेट वालों को ज़्यादा, ब्रांच वालों को कम। अब हेलोजेंस की बात करते हैं। हेलोजेंस आर हैवियर देन वाटर, देयर डेंसिटी फॉलोज द ऑर्डर। ये कह रहे हैं कि हेलोजेंस जो हैं वो वाटर से भारी होते हैं और उनका ऑर्डर ये होता है कि एरिल आयोडाइड यानी कि अगर हम बात करें बेंजीन आयोडाइड या आयोडोबेंजीन का ज़्यादा होगा, ब्रोमोबेंजीन का उससे कम और क्लोरोबेंजीन का सबसे कम। रीज़न क्या है? सेम रीज़न, भाई बेंजीन तो सब में सेम है, आयोडीन का ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे कम, Cl का सबसे कम, बस यही ऑर्डर है, ठीक है। तो हेलोजेंस भी कौन से ऑर्डर फॉलो करते हैं? वही मास वाला। आयोडीन का मास ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा है। और इसके साथ फ्रेंड्स मैंने आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दी, एक तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोजेंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। और फ्रेंड्स इसी तरह से बैच तेज़ी के साथ चल रहा है, आपकी तैयारी चल रही है धुरंधर तरीके से। एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अच्छे से समझिएगा और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।